पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है। टीएमसी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों पर हमले के आरोप हैं। मगर नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद क्या अब बारी पत्रकारों की है? आखिर ऐसा क्यों है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज की अड़ी में बंगाल की हिंसा की वो तस्वीर आपके सामने होगी जिसे खुद झेला है टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने। हम आपको इस खबर से जुड़ी एक एक तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन है हमलावर जो लाठी, डंडे और पत्थरों के साथ बंगाल में हिंसा के लिए तैयार है। साथ ही बंगाल की सियासत की वो सच्चाई भी आपके सामने होगी जिसमें दावे भले ही बड़े बड़े हों पर हकीकत कुछ और ही कहती है। और पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी कहने वाला डरपोक है, बेवकूफ है, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि खुद दीदी की विधायक साहिबा कह रही है। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर और अहम खबर देखिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि पश्चिम बंगाल में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पर हमला हुआ है। मुर्शिदाबाद में खबर कवर करने के दौरान यह अटैक हुआ। रिपोर्टर गणेश और कैमरामैन अरिजीत घायल हैं। भारतवर्ष की टीम ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है, लेकिन यह हमला हुआ रिपोर्टर गणेश और कैमरामैन अरिजीत पर, दोनों घायल हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं इस हमले की और देखिए किस तरह से हमला किया गया है। पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब लगातार हम बात करते रहे कि किस तरह का रक्त रंजित चरित्र है बंगाल की राजनीति का, लेकिन इसमें अब पत्रकार भी अछूते नहीं है, कोई अछूता नहीं है। किस तरह से मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में रिपोर्ट कवर करने गए टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरामैन को देखिए किस तरह से कैमरामैन अरिजीत को चोटिल किया। ये तस्वीर देखिए, गाड़ी पर किस तरह से पत्थर मारे हैं, लाठी पत्थर से किस तरह से वार किया गया। देखिए गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला हुआ और सिर्फ गाड़ी पर ही नहीं, कैमरामैन और उनके साथ जो रिपोर्टर मौजूद थे उनको पर भी हमला किया गया। अटैक में कार के शीशे देखिए किस तरह से टूट गए। हमारे साथ रविशंकर दत्ता मौजूद हैं, टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता जो हमारे साथ पश्चिम बंगाल से ही जुड़े हैं। रविशंकर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। अभी कैसी स्थिति है जो हमारे कैमरामैन हैं उनकी और रिपोर्टर की? देखिए, हमें एक सूत्र मुताबिक खबर मिला था कि ये जो मुर्शिदाबाद के नवग्राम है, यहाँ पे एक छोटे से गांव पे कई दिनों से बांग्लादेशी कुछ घुसपैठिए बैठे हैं। और ये सिर्फ बाद में पता चला, ये सिर्फ एक गांव नहीं, बहुत सारा गांव में ऐसा रैकेट चल रहा है। क्या घटना घटी है? मनरेगा का जो पैसा है वहाँ पे जॉब कार्ड दिया जाता है तभी, अगर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले या देश पे कोई कोने में रहने वाले हैं, अगर आपके जॉब कार्ड मिलना है 100 दिन काम के तहत, आपको वोटर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के उप प्रधान थे वो अपना बांग्लादेशी जो भाई बहन है उनको लेकर जॉब कार्ड, फेक जॉब कार्ड बना रहे थे। एक गाँव में 170 फेक जॉब ID है और ये जॉब ID क्रिएट करके पैसा जो आता था, ये पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा थ्रू उठा के बांग्लादेश भेज दिया जाता था। अभी तक जो आरोप आ रहा है, जो आरोप हमें मिले हैं, वहाँ पे एक गांव में कई करोड़ रुपया इस पार से उस पार चल चुका है। मान लीजिए कि एक गांव में अगर 2000 लोग रहते हैं, उनको जॉब कार्ड जितने को दिया जाता है उसमें 170 फेक ID है। मतलब रवि शंकर, दरअसल रवि जो रिपोर्ट थी वो इस तरह की थी जिससे कलई खुल जाती, जानकारी सबके सामने आ जाती और इस वजह से इस तरह का हमला किया गया। लेकिन जब हमला हुआ उसके बाद क्या अब बताया जा रहा है कार्रवाई के बारे में? क्या वो लोग जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, की गई है अभी तक? कैसे ऐसा हुआ कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो पत्रकारों पर हमला कर सकते हैं और उनको ये लगता है कि वो बच जाएंगे? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ। आज मैं जब वहाँ पे पहुँचा अपना टीम लेके, गणेश मेरे साथ था, अभिजीत मेरे साथ था, बाबलू मेरे साथ थे, मेरे ड्राइवर। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे, जैसे ही गाड़ी से हम उतरे, सीधा हम वहाँ पे कुछ लोग थे जो मुंह में गमछा लगा के, हाथ में अस्त्र लेके वहाँ पे पूरा रेडी था। जैसे ही वो बांग्लादेशी उप प्रधान के घर के सामने में पहुंचा, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, हम लोगों को हमला किया गया। गाड़ी लेके हम लोग सरसों का जो खेत है उसमें उतर गए, अपना जान बचा के भाग के आए, पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमारा कैमरामैन अभिजीत जो है आपको दिखाया होगा कि गाड़ी किस तरह तोड़फोड़ की गई, उनको कैसे चोट लगी, गणेश को कैसे चोट लगी है। और सबसे बड़ी बात है, पत्रकार पे हमला हो सकता है लेकिन यहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं लिया गया था। सिर्फ मुद्दा था भारतीय और बांग्लादेश के, कैसे देश का पैसा बाहर चला जा रहा है, कैसे ये बड़ा रैकेट चल रहा है। जब उसका खुलासा करने के लिए हम पहुंचे, पूछने के लिए क्या ये आरोप सही है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तभी हमारे ऊपर ऐसा हमला हो गया। और इसका कोई भनक हमें पहले नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि
चिंताजनक है स्थिति। हमारे साथ जॉन बारला भी मौजूद हैं, जो सांसद हैं लोकसभा के बीजेपी से। जॉन बारला, देखिए ये घटनाक्रम हुआ है आज टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता के साथ, कैमरामैन के साथ, उनके साथ गणेश मौजूद थे, अरिजीत मौजूद थे, जिन पर हमला किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक हम देख रहे थे कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी, लेकिन अब पत्रकार भी इससे छूते नहीं है, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। क्या वहां पर पत्रकारिता भी नहीं की जा सकती? कल ही का बात है, कल भी कुछ बिहार क्षेत्र में एक पत्रकार को 2 थप्पड़ मारा टीएमसी का कैडर सब, टीएमसी का नेता 2 थप्पड़ मारा है। अब बताइए इस, है ना, एमएलए, वहां का एमएलए जी, कुछ बिहार का एमएलए 2 थप्पड़ मारा, बताइए कि किस प्रकार से संतरे से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दुआरे दुआरे जो हो रहा है इसमें, इसीलिए मैं आपको थोड़ा मेरा समय चाहिए, तो बस ये 1 मिनट का समय चाहिए। ये जो दुआरे दुआरे में बना रहा है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप बताइएगा। साथ आधार कार्ड ठीक है, बन रहा है, आधार और वोटर कार्ड साथ साथ बन रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, वापस मैं आपके पास आऊंगी, आप तफसील से बताइएगा क्या ये आरोप है और किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं आप। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी कहने वाले बेवकूफ हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वैशाली का इशारों में ममता बनर्जी पर निशाना है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में वैशाली ने बयान दिया, क्या कहा सुनिए। ये टीएमसी की नेता हैं। वो लोग इतना बुद्धू हैं, इसीलिए बताए होंगे, माथा खराब होगा क्यों, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को कोई बाहरी बोलता है क्या? कितना बुद्धू और बुर्बक आदमी है वो लोग, जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बाहरी बोले। तो देखिए, ये टीएमसी की नेता हैं जो कह रहे हैं कि वो बेवकूफ हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी कहते हैं। अब हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ शीलभद्र दत्ता मौजूद हैं, हमारे साथ जॉन बारला मौजूद हैं, जिनसे भी मैंने बात की, हमारे साथ सुजाता मंडल मौजूद हैं, टीएमसी की राज्य की नेता हैं हमारे साथ। इसके अलावा अवनिजेश अवस्थी मौजूद है और पार्थ हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सुजाता आपसे मेरा कि देखिए किस तरह की हालात हैं पश्चिम बंगाल में, ये चिंताजनक हालात नहीं लगते हैं आपको? वहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत तो हत्याएं हो ही रही हैं, आप रैली नहीं निकाल सकते, आप एक दूसरे के इलाके में जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, इस तरह के हालात बने हुए हैं। अब पत्रकारिता भी नहीं हो सकती, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे, एक खबर जिसकी जानकारी थी उस खबर की तफ्तीश करने के लिए पहुंचे थे, रिपोर्ट करने के लिए गए थे। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में शांति नहीं है तो 2019 में लोकसभा निर्वाचन जो लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था, उसमें कैसे टीएमसी छोड़ के बाकी सब पार्टी का हिस्सा कैसे मतलब वो लोग कंटेस्ट कर पाए। आज सबसे बड़ी बात है, तब भाजपा कैसे 18 सीट भाजपा को मिला। अगर टीएमसी इतना ही अगर टॉर्चर करता है तो भाजपा वालों को कैसे 18 सीट मिला, कैसे सीपीएम कांग्रेस को यहाँ पे मतलब चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पत्रकार लोगों को ऊपर हमला हुआ, ये बहुत दुखद बात है, ये सच में बहुत दुखद बात है। ये किसी भी पत्रकार चैनल और किसी भी पत्रकार के ऊपर होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कौन बोल रहा है कि ये टीएमसी के लोग किया है? ये कैसे पता चल रहा है? ये तो गुंडा लोग किया है। वो गुंडा तो किसी भी तरीके से होता है, हो सकता है। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि किसी पार्टी के नेता ने किया है या किसी पार्टी ने किया है, ये कोई नहीं कह रहा है। बात यह है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई रखी जा पा रही है या सुरक्षा के सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं लोग, तो फिर तो शासन प्रशासन से ही सवाल पूछा जाएगा। सरकार को तो सुनिश्चित करना है ना कि वहां पर कानून व्यवस्था कायम रहे, इस तरह की घटनाएं ना हो या उपद्रवी जो है उनको ऐसा ना लगे कि वो कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। देखिए, ये तो सबसे निश्चित बात है सच में, क्योंकि मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्रशासन यहाँ पे बहुत कड़ा है, लेकिन कुछ लोग अगर अपनी जिंदगी मतलब मेंटालिटी से कुछ खराब काम करेगा तो उसमें प्रशासन क्या कर सके? प्रशासन उसको पकड़ के जरूर जेल में डालेगा, उसके ऊपर केस डालेगा, उसके ऊपर शास्ति देगा। लेकिन प्रशासन तो कभी ये नहीं बोलता है कि जाओ तुम गुंडागर्दी करो, जाओ तुम खून खराबा करो, जाओ तुम रेप करो, ये तो नहीं बोलता है।
और कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जैसे ठीक है, TMC गवर्नमेंट लेकिन में जो होता सुजाता है, मंडल कह रही है, जो ये तो सुजाता कभी नहीं मंडल कह रही है होता उसके बारे में बात करते हैं। जॉन बारला, सुजाता मंडल कह रहे हैं कि आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था पर, लगातार ये हमला हो रहा है। क्या ये हमला करने के लिए ही मुद्दा आप उठा रहे हैं क्योंकि आपका जनाधार बढ़ता जा रहा है, आपका समर्थन बढ़ता जा रहा है, आपकी रैलियों में भीड़ बढ़ रही है, आपकी सीटें बढ़ गई हैं? तो अगर इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं और आधार बनवा रहे हैं, सबके पैन बनवा दे रहे हैं, सबके वोटर आई कार्ड बनवा रहे हैं, तो आपका जनाधार तो बढ़ रहा है उसके बावजूद ना, वो ये कह रही हैं। इसका जवाब क्या है? आप देखिए जिस प्रकार से जो ये कर रही है, बता रही है सुजाता जी बता रही है कि ये सारा हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए हेलो बोलिए जॉन बारला जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें। ये जो घटना घट रही है हमारे क्षेत्र में, अगर ये पत्रकार का ऊपर हमला हुआ तो हमलावर को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? इससे पता चलता है कि वो टीएमसी का कैडर है, इसीलिए अभी तक उनका ऊपर अभी कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। नहीं नड्डा जी का ऊपर हमला हुआ है, हाँ। वहां पर भी पत्रकार का ऊपर हमला हुआ है, अभी तक वह पत्रकार का हमला हुआ है, अभी तक दोषी ठीक है। क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है? मतलब सरकार की क्यों उनको गंभीरता तब पता लगेगी जब कार्रवाई तेजी से होगी, ये आप सवाल उठा रहे हैं ना शील भद्र दत्ता जी? सरकार गंभीर है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो तब पता लगेगा जब कार्रवाई भी होगी तेजी से, चाहे वो जेपी नड्डा पर हमले की घटना हो या कोई और घटना पश्चिम बंगाल में हुई हो। जरूर, तो कोई कार्रवाई तो होता ही नहीं इधर जो कुछ हुआ। जब आज सांबादिक लोग को काल भी एमएलए मारा, वो जो जॉन बारला साहब बोल रहे हैं जो उधर का एमएलए एक सांबादिक को पिटाया, तो क्या हुआ? पार्टी ने कुछ बोला क्या? देखिए एक एमएलए मारा, एमएलए थप्पड़ मारा एक सांबादिक को। अरे ये तो उधर नॉर्थ बंगाल में अभी अभिषेक बनर्जी है, तो कोई एक बात तो बोलेगा ये अच्छा नहीं हुआ? ये क्या है? बंगाल में जो काज कर रहा है, वो सुजाता बोल रही थी जे कोई तृणमूल का आदमी के कौन बोला? कोई बोला नहीं तृणमूल का आदमी, लेकिन अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं, क्यों? अरे भाई पंचायत प्रधान कौन पार्टी का है देख लीजिए, और अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं, क्यों? हमारा कोई कौन पार्टी कर रहा है, कौन पार्टी को नहीं कर रहे हैं, एक बात नहीं है, लेकिन प्रशासन का तो एक्शन लेने होगा। मतलब निंदा भी सबसे ऊंचे स्तर से होनी चाहिए, सबसे ऊंचे स्तर से होनी चाहिए, और कार्रवाई भी होनी चाहिए तेजी से। पार्थ मुखर्जी, क्या ये नहीं हो रहा है जो आरोप लगा रहे हैं जॉन बारला, जो शील भद्र दत्ता कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए दोनों अपने अपने जगह पर सही है, व्यवस्था भी नहीं इधर जो वेस्ट बंगाल का जो सरकार जो है, राज्य सरकार व्यवस्था नहीं ले रहा है, ये तो एकदम साफ बात है। क्योंकि इन लोगों का जो प्रॉब्लम हो गया, इन लोगों को अभी सामना जो इलेक्शन दिखाई दे रहा है, इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग हाथ से सत्ता छूटने वाले हैं। वेस्ट बंगाल में ये लोग जो एक सिस्टम खड़ा किया कि इधर पॉलिटिक्स मतलब एक नौकरी है, मतलब टीएमसी का जो कैडर है वो उसका एक नौकरी है, ये राजनीति करके पैसा कमाता है। आप काटमानी बोलिए, आप जो भी बोलिए, बाली खदान बोलिए, कैला खदान बोलिए, इधर से पैसा आता है। तो इन लोग का अभी लग रहा है कि अभी हमारा हाथ से अगर सत्ता छूट जाएगी तो हमारा ये सब जो पैसा आता है ये सब पैसा बंद हो जाएगा, मेरा नौकरी खतरे में है। तो इसीलिए ये लोग ये सब कर रहा है और ये सब करता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम जो है उल्टा जो बीजेपी है, ये भी कोई मतलब साफ सुथरा अलग से कोई काम नहीं कर रहा है। ये टीएमसी का जितना चोर लोग है, ये जो पैसा लिया है सरदा नरदा, ये सबको बीजेपी भी ले रहा है। तो मतलब कोई अभी इस हमाम में सब लोग नंगा है, कोई बोल नहीं सकता दोनों तरफ से कि हम सही है। मतलब वो हमाम में सब बराबर हैं और आप किनारे हैं, आप बिल्कुल किनारे हैं। अब नीचे शवंती जी, देखिए बाहर है, आप बाहर हैं, आप सत्ता से बाहर हैं, लेकिन आप क्या सत्ता से बाहर ही रहना चाहते हैं? आप सत्ता के अंदर नहीं आना चाहते? नहीं, एकदम नहीं। हमारा दो तरफा जो है, एक टीएमसी को हटाना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप सत्ता के बाहर ही रहने का इरादा रखते हैं कि अच्छा ये दोनों खेल रहे हैं आपस में, इनको ही खेलने देते हैं। फिर भी बोल रहा है कि सत्ता में टीएमसी को हटाना और बीजेपी को रोकना। ठीक है, अपनी जय शवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। अपनी जय शवस्थी जी, आपने सुना पार्थ को, उनका ये कहना है कि कोई अलग नहीं है। वो तमाम लोग जिन पर आरोप लगे टीएमसी में जो थे, जिन्होंने वो कट मनी ली, जो आरोप बीजेपी लगाती रही, जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए, उनमें से तमाम लोग हैं ऐसे जो अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो फिर बीजेपी अलग कैसे हुई टीएमसी से? सुमेरा बड़ी साफ सी बात यह है कि टीएमसी एक संस्थाबद्ध रूप में, पार्टी के रूप में, व्यक्तिगत रूप में नहीं, एक पार्टी के रूप में कट मनी लेती है। वहां पर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है।
वहां पर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर आरोप है। पार्टी के पास जाता है पैसा, इतना परसेंट मेरा, इतना परसेंट तुम्हारा, ये है हिसाब किताब वहां पर। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आज TV9 के रिपोर्टर्स को और कैमरामैन को मारा गया है, उसके बाद भी किसी को कोई शक शुबा शंका रह जाती है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की स्थितियां हैं, उसके बाद भी रह जाती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तो खैर बात नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं सत्ता, ममता को सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी को आने नहीं देना, तो आएगा कौन वहां पर? आपके आप न 3 में न 13 में, न 3 में है न 13 में है। आप CPM के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, आप उसका भी बंटाधार, आपका भी बंटाधार। महत्वपूर्ण बात यह है सुमेरा खान कि इस समय अगर पश्चिम बंगाल में व्यवस्था, शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, किस लिए आपके ऊपर हमला हुआ? क्योंकि आप स्टोरी करने जा रहे थे, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, आप किसी पार्टी के प्रचारक नहीं थे। अगर वहां पर इस तरीके से लगातार गांवों में, छोटे छोटे शहरों में, जिलों में और यहाँ तक कि कोलकाता तक में रोहिंग्या बसाए गए, क्या हाल करेंगे वो पश्चिम बंगाल का अंदाजा है? आप याद करिए जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन, इस पर सुजाता एक संक्षेप में प्रतिक्रिया, फिर हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे बीजेपी कैसे प्लान बना रही है पश्चिम बंगाल में अपने पांव पसारने के लिए। लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है कट मनी, करप्शन TMC में, ये बड़ा आरोप आप पर लगातार लगता रहता है। कानून, प्रशासन, ये सब कुछ धरा का धरा रह गया है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सुमेरा जी बोलिए। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ जानबाला साहब को, अगर पश्चिम बंगाल में प्रशासन नहीं है तो उनका जब लोकसभा इलेक्शन था वो कैसे लड़ पाए और कैसे जीत पाए, सबसे बड़ी बात। और शिलभद्र दत्त को भी मैं, वो तो चुनाव आयोग कराता है ना चुनाव। सुजाता जी, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, केंद्रीय सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात होते हैं, बहुत कुछ होता है जब चुनाव होते हैं। तो सुमेरा जी, सुजाता जी, तब तो बहुत कुछ होता है जब चुनाव होते हैं। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अगर बोलने का मौका दोगे तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं चुप करके बैठी रहूंगी। नहीं, बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, लेकिन अगर एक स्टेट में परिस्थिति इतना अगर खराब होता है तो स्टेट में तो जो लोग विरोधी पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों का तो पॉलिटिक्स करने का ही मौका नहीं मिलता है, तो चुनाव कैसे लड़ सकता है? एक बात है। दूसरी बात, जो शिलभद्र दत्त जी ने बोल रहा है, ये लोग सब मेरा पिता का समान है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन तब भी बोलना चाहती हूँ कि अभी तो आप इस पार्टी का MLA है, तो अभी भी आप, अगर आप MLA मतलब एक संवैधानिक पद में है, तो अभी आपका भी तो जिम्मेदारी पड़ता है ना। अगर इस प्रशासन में कुछ गलती है तो उसमें तो आपको भी हकदार हो। तो प्रशासन के ऊपर हाथ ना लगा के, आग ना डाल के, अगर अपना अपना जिम्मेदारी हम सब निभाए तो परिस्थिति ऐसे खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात सुमेरा जी, आप बोला शिलभद्र दत्ता जी, सत्ता में वापस आने के लिए क्या ब्लूप्रिंट मिला है? शिलभद्र जी जवाब देना चाहते हैं क्योंकि आपने उनका नाम लिया, वो जवाब देना चाहते हैं। शिलभद्र दत्ता जी, अपनी जिम्मेदारी अगर आप सब लोग निभा लेते तो हालत ये ना होती, ये कहना है सुजाता जी का। सही बात है, लेकिन हम लोग का बात तो सुनता ही नहीं, इसलिए तो हम पार्टी छोड़ा। बहुत दिन से हम लोग बोले जे ऐसा ऐसा चल रहा है, इतना चोरी चल रहा है, अम्फान में चोरी हुआ, कोरोना काल लॉकडाउन में रेशन में चोरी हुआ, वो इधर ठीक में चलना नहीं है, इसलिए ही तो हम दल छोड़ा, पार्टी छोड़ा। हमको तो पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य हुए हम लोग, जो लोग सुनता ही नहीं हम लोग का बात। अरे एक बात सुनिए, ऐसा छोड़ने में 10 साल भुगतने के बाद लग गया, जाने होगा वो मुर्शिदाबाद में जिहादी को पकड़ने के लिए, वो बंगाल का पुलिस कोई काम करता नहीं, NIA को दिल्ली से उधर जाना पड़ता है जो जिहादी को पकड़ने के लिए। सुजाता, ये तो सहयोगी थे ना आपके, यही आरोप लगा रहे हैं, ये तो साथ में रहे हैं शिलभद्र दत्ता जी, वो बता रहे हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। चाहती हूँ अगर ये पार्टी इतना खराब तो वो लोग 10 साल क्यों इसके पार्टी से इतना भुगत लिया, पहले क्यों नहीं छोड़ा? आप जब वोट सामने आ गया, कोई लोग सोच रहा है टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए ये पाएगा, इसलिए बोल रहा है। ठीक है, आपके मुताबिक राजनीतिक फायदे के लिए अब ये कदम उठा रहे हैं, ये राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाया जा रहा है। जॉन बार्ला भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन हम आपको एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बीजेपी का बड़ा प्लान क्या है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, कैसे बीजेपी पश्चिम बंगाल के कोने कोने तक पहुंचना चाहती है। गुजरात का दरअसल जो मॉडल है, उस मॉडल को बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में अपना रही है। गुजरात में क्योंकि अजय रही बीजेपी, तो अब कैसे वही मॉडल यहां पर
पश्चिम बंगाल में भी लागू करना चाहती है, जिस मॉडल के जरिए लगातार गुजरात पर कब्जा बीजेपी ने रखा है और उसे और मजबूत किया है। तो गुजरात में क्या मॉडल अपनाया गया था, ये पहले आपको वो बताते हैं। गुजरात में जो मॉडल था उसमें सबसे पहले शहरी इलाकों पर फोकस किया गया था बीजेपी की तरफ से। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से शुरुआत हुई थी, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ने की शुरुआत हुई थी। 1985 से शुरू हुई गुजरात मॉडल की शुरुआत। 1985 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई। तब कुख्यात अपराधी लतीफ का मुद्दा उठाया गया और ध्रुवीकरण उसके तहत हुआ। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को मुद्दा बनाया, जो लतीफ था अपराधी उसका मुद्दा बनाया, और उसके बाद बीजेपी ने अपना जो शहरी इलाके थे उस पर अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। यहां सफल होने के बाद राज्य स्तर पर बीजेपी ने अपना प्रयोग शुरू किया। 1985 में जो प्रयोग शुरू हुआ था वो जब सफल हुआ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, फिर राज्य स्तर पर हुआ। गुजरात को बीजेपी ने 5 जोन में बांट दिया था, यानी पूरे गुजरात को बीजेपी ने 5 जोन में बांटा। अब पश्चिम बंगाल को भी 5 जोन में बांटा है। सभी जोन के स्थानीय नेता या प्रभारी लोगों की टीम बनाई गई। स्थानीय नेताओं की, प्रभारियों की टीम बनाई गई। तहसील स्तर तक के प्रभारियों को उसमें जोड़ा गया। गुजरात के शहर से गांव के छोटे छोटे इलाकों तक प्रसार बढ़ाया, यानी शहर से लेकर छोटे छोटे इलाकों तक, गांवों तक बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई गुजरात में। इस मॉडल के तहत जो 5 जोन में गुजरात को बांटा गया, माइक्रो मैनेजमेंट के बल पर पार्टी को मजबूत बनाया गया गुजरात में, और इसके आधार पर अजय रही बीजेपी। लगातार गुजरात में उसकी ताकत बढ़ती गई। लेकिन बंगाल में जीत गुजरात से कैसे मिलेगी, ये जो बीजेपी का एक्सपेरिमेंट है, अब पश्चिम बंगाल में भी वो गुजरात मॉडल को किस तरह से लागू कर रहे हैं अपने माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर, वो देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने उसी तरह से बांटा है पश्चिम बंगाल को जैसे कि उन्होंने बांटा था गुजरात को। ये देखिए दोनों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं गुजरात को किस तरह से 5 जोन में बांटा था, और यहां देखिए इसी तरह से 5 जोन में उन्होंने पश्चिम बंगाल को भी बांट दिया है। गुजरात में था उत्तर गुजरात, अहमदाबाद, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ। ये 5 इलाकों में बांटा था गुजरात को, और देखिए इस तरह से बांटा है अब पश्चिम बंगाल को। नवदीप, मिदनापुर, कोलकाता, राड़बंग और उत्तर बंगाल, इस तरह से 5 जोन में बांट दिया है उन्होंने पश्चिम बंगाल को भी। ठीक इसी तरह से यहां पर भी प्रभारियों की, नेताओं की नियुक्ति की गई है, अलग अलग स्तर पर टीम बनाई गई है, और उसके बाद उनकी सीधी तौर पर जवाबदेही है, यानी वो सीधे रिपोर्ट ऊपर तक भेजते हैं। बंगाल में हर घर तक पहुंचने का प्लान है बीजेपी का। ये 5 जोन में बांटने के बाद जिन नेताओं को चुना गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जोन की, वो देखिए किस तरह से हैं। एक महामंत्री बनाए गए हैं हर जोन में, और एक प्रभारी बनाए गए हैं। जो 5 जोन हैं उनके ये जिम्मेदार नेता हैं, एक महामंत्री हैं, एक प्रभारी हैं। तो जैसे उत्तर बंगाल है, यहाँ पर हरीश द्विवेदी हैं जो महामंत्री हैं, और प्रभारी हैं सुनील देवघर। इसी तरह से नवदीप में भीखू भाई दलसानिया हैं और विनोद तावड़े हैं। कोलकाता में सुनील बंसल हैं जो प्रभारी हैं, और दुष्यंत गौतम हैं। राड़बंग में रविंद्र राजू हैं, विनोद सोनकर हैं, और मिदनापुर में पवन राणा और सुनील देवघर हैं। ये 5 जोन हैं, और ये वो नेता हैं जिनको इन इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, ये नेता सीधे रिपोर्ट भी करते हैं। हर जो पहल उनकी तरफ से की जाती है, हर सफलता जो उन्हें मिलती है, उसका सीधे तौर पर वो जेपी नड्डा और अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं अपने काम को लेकर। बंगाल में बीजेपी का जो चक्रव्यूह है वो बीजेपी ने पूरी तरह से तैयार किया है ममता बनर्जी को घेरने के लिए, टीएमसी को घेरने के लिए। पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने 5 जोन में बांट दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चक्रव्यूह है वो किस तरह से काम कर रहा है। हर जोन के लिए अलग अलग महामंत्री बनाए गए हैं। बंगालियों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी फोकस किया गया है। तो सिर्फ बंगाली का मुद्दा, सिर्फ स्थानीय मुद्दा ही नहीं, और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको अहम मुद्दा बनाया गया है। उत्तर भारतीय, बिहारी, मुस्लिम आबादी मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ध्यान दे रही है और अपने चक्रव्यूह को मजबूत कर रही है। महामंत्री को बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट का काम भी सौंपा गया है, यानी बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट महामंत्री देखेंगे। प्रभारी को स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, जातीय समीकरण क्या है, इसे समझने की जिम्मेदारी है प्रभारी के पास। तो ये है वो मॉडल जो पहले गुजरात में था, अब इसी मॉडल को लागू किया गया है पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर हमारे साथ जॉन बारला मौजूद है, उनसे अगर हम बात करें इस बात पर। जॉन बारला साहब, गुजरात में जो सफलता मिली सालों के बाद, पश्चिम बंगाल में क्या सिर्फ 5 जोन में बांट देने से, हर जोन तक, हर घर तक पहुंचने भर से क्या सफलता मिल जाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी की भी सालों पुरानी पैठ है, ममता बनर्जी भी बहुत मजबूत हैं, वो भी द्वारे द्वारे जा रही हैं।
जॉन बारला साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए बोलिए। जी जॉन बारला साहब, आप ही से मेरा सवाल था। हमने बताया बीजेपी का प्लान क्या है, कैसे गुजरात मॉडल को आप पश्चिम बंगाल में लागू कर रहे हैं, जोन में बांटा है, प्रभारी महामंत्री बनाए हैं, लेकिन क्या इतने भर से हो जाएगा आपका काम अगर आप घर घर तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी भी तो द्वारे द्वारे जा रही हैं और वो तो सालों से पश्चिम बंगाल में ही राजनीति करती रही हैं। 2019 से हम लोग लगे हुए हैं, जिसके कारण से हम लोग को 2019 में 18 सीट मिला। आज हमारे कार्यकर्ता हर घर में डोर टू डोर जा रहे हैं और हम लोग पथ सभा करके गांव गांव तक हम लोग पहुंच रहे हैं। हर नेतृत्व हम लोग, चाहे नेता हो चाहे नेतागण हो, सब हम लोग जितना भी कार्यकर्ता एकदम घर घर पर जा रहे हैं हम लोग। और घर घर में हम लोग बीते दिन हम लोग घर घर में पर्ची भी पहुंचाए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार से हम लोग कितना सारा योजना बना रहे हैं, लेकिन आज राज्य सरकार हमें वो इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे, जिसका हम लोग ये सेवा हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये हम लोग सारा घर घर तक पहुंचा चुके हैं। आप अपने सारे मुद्दों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने कहा 2019 से आप लगे हैं। ममता बनर्जी तो 2011 से लगी हैं, बल्कि उसके पहले से वो राजनीति करती रही है पश्चिम बंगाल की, तो उनको चुनौती देना क्या इतना आसान होगा? ये इतना 10 साल तक तो माल बनाई, पैसा का खानी खोल के रख दिया है। आज सुजाता बहन से बोलना चाहता हूँ मैं, वो जो बोली थी। हेलो, ठीक है, हेलो जी सुजाता जी से ही जान लेते हैं। आप जो कह रहे हैं कि वहां पर 10 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सुजाता जी द्वारे द्वारे जाकर क्या बताएंगे? जॉन बारला, बीजेपी, उनका आरोप तो यह है कि कुछ किया नहीं है आपने। सुनिए, खुद भाजपा का सांसद ही क्या बोला कि 2019 से हम लोग लगे हुए हैं, और हमरा ममता दीदी वो तो 98 से सिर्फ तृणमूल से लगे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाते हुए पश्चिम बंगाल के साथ, जनता के साथ लगे हुए हैं। और उससे पहले वो जब एकदम बच्ची उम्र थे, उस समय से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ लगे हुए थे। तब जब जनता जनार्दन जिसके इतना दिन से जिसको मिलते हैं, इतना दिन से जनता के साथ जिसका लगाव है, उसको देखेगा ना बाहर से आने वाला बाबू लोग। जो लोग अभी वोट के लिए आए हैं, वोट की पंछी बन के, उनको विश्वास करेगा सुजाता जी। लेकिन सुजाता जी सालों तक कहीं रहने या सालों तक किसी एक प्रदेश में रहकर राजनीति करने, या वहीं का अगर आपकी पैदाइश है, वहीं से अगर आप हैं, उससे आप ताल्लुक रखते हैं, उसके आधार पर ही अगर जनता सिर्फ वोट दे दिया करती, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो सत्ता में बने ही रहते, वो कभी सत्ता से बाहर ही ना होते। ये नहीं है ना, काम भी तो करना होता है। अगर लोग खुश होंगे तभी वोट करेंगे ना वापस। सुमेरा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए। सुनिए, हम बंगाली है, इसमें हम लोग खुश है। बंगाल इंडिया का सबसे ज्यादा कल्चरल स्टेट है, तो हम लोग इसको गुजरात नहीं होने देंगे। हम लोग गुजरात नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बंगाल में बंगाली लोगों को सुरक्षा, बंगाली का सम्मान, बंगाली का कल्चर के ऊपर और भी ज्यादा इसके ऊपर सुरक्षा और सम्मान और सुंदरता रहे। हम लोग गुजरात को नहीं देखना चाहते। और बाहर वाला बाबू लोग जो लोग वोट का पंछी बन के अभी आया है, वो अपनी जय अवस्थी जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। अपनी जय अवस्थी जी, ये एक बड़ा मुद्दा है जो बार बार उठता है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी की तरफ से बार बार उठाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बारी बता दिया जाता है, बीजेपी को भी बारी बता दिया जाता है कि हम गुजरात वाला मॉडल यहाँ नहीं चाहते हैं। हालांकि हम गुजरात में किस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया वो बता रहे थे, लेकिन ये बाहरी और बंगाली का मुद्दा क्या अहम मुद्दा होगा? सुमेरा जी, रोहिंग्या बाहरी है कि नहीं है? और अभी वैशाली डालमिया ने बता दिया, क्या कहा? जो लोग कहते हैं मोदी को बाहरी, वो मूर्ख हैं। टीएमसी के एमएलए कह रही हैं ये। टीएमसी के भीतर ये आवाज है, पश्चिम बंगाल की आम जनता की आवाज है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बाहरी कहेंगे आप? ये सवाल, ये मुद्दा है ही नहीं वहां पर। मुद्दा वहां पे कटमनी का है, मुद्दा वहां पर लूट खसोट का है, मुद्दा वहां पर हिंसा का है, मुद्दा वहां पर अगर टीएमसी के जो गुंडे हैं उनको देने का, एक्सटॉर्शन का है सारा मुद्दा। ठीक है, क्या है? ऐसा कोई मतलब ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? जीते, ये कह रहे थे कि ऐसे कैसे जीत गए? इसीलिए जीते 18।
क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है कि असल मुद्दों से इस मुद्दे पर लाया जाए? बारी बंगाली अस्मिता, क्या ये मुद्दा है? इस पर शीलभद्र दत्ता की प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर मैं वापस आपके पास सुजाता आऊंगी। शीलभद्र दत्ता जी, क्या ये मुद्दा है कि कट मनी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन ध्यान भटकाया जा रहा है बाहरी बंगाली? उस मुद्दा से हटाने के लिए, मान हटाने के लिए वो बाहर का आदमी का बात बोल रहा है। जब तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ, सुजाता उस टाइम में पॉलिटिक्स में नहीं थी, जब जन्म हुआ उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ हाथ मिला के इलेक्शन लड़ी थी। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी बाहर का आदमी नहीं थे। जब नंदीग्राम में आंदोलन चल रही थी, सब उधर घुसने नहीं सकता, उस टाइम लालकृष्ण आडवाणी गए थे उधर। उस टाइम लालकृष्ण आडवाणी के साथ ही तृणमूल का लीडर लोग गए थे। उस टाइम आडवाणी जी बाहर का आदमी नहीं थे। आज जवाब ले लेते हैं, सीधे सुजाता मंडली जवाब देंगे। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर सुजाता जवाब देंगी। बात पूरी करिए शीलभद्र जी। आज जब बीजेपी का ताकत ज्यादा बढ़ गया, देखिए आप लोग बोल रहे थे 2 साल में अंदर क्या करेगा बीजेपी का कार्यकर्ता जो है उधर बंगाल में है, वो लोग तो काम शुरू किया, इसलिए तो 18 सीट मिला। आज उसका ऊपर बाहर का जो लीडर लोग है बीजेपी का, वो लोग उनको साथ मिला के ये लड़ाई शुरू किया। बंगाल का आदमी तृणमूल को हटाने के लिए मन तैयार कर लिया, क्योंकि ये सरकार सुजाता काटमानी का सरकार बन गया। ठीक है सुजाता, इस पर जवाब देंगे। सुजाता, बीजेपी के साथ तो बहुत बार जा चुकी है ममता बनर्जी, तब बाहरी नहीं थे, अब क्यों बाहरी लगते हैं? सुनिए, बाहरी तो बाहर से आते हुए जो लोग अभी वोट का पंची बन के आया है, उस लोगों को बाहरी बोल रहा है, क्योंकि वो लोग बंगाल से ताल्लुक नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात, बंगाल का जनता जनार्दन बंगाल को बंगाली रखना चाहता है, गुजरात नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी गुजरा नहीं हुआ है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग बंगाली जो लोग हमारे साथ ममता दी हमेशा जुड़ा रहता है, हमारे साथ रास्ता में चलता है, एक दिन सुजाता जी एक बात बताइए, अगर गुजरात में विकास है, अगर गुजरात में बहुत सी अच्छी बातें हैं, गुजरात में बीजेपी ने अपना बूथ मैनेजमेंट अच्छा किया और वहां पर चुनाव जीता है और उसे वो लागू करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत कुछ गुजरात में ऐसा है जो पश्चिम बंगाल में लागू होगा तो पश्चिम बंगाल में बेहतर हालात होंगे, तो क्यों नहीं होना चाहिए? वो देश में किसी भी प्रदेश में जो अच्छा है वो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए? सुनिए, पश्चिम बंगाल ऐसे ही ठीक है, ठीक है। आप लोग बोल रहा है कि गुजरात में सब ठीक है, गुजरात में मैं खुद जाके देखी हूँ, ठीक है, कि अभी भी लड़की लोग झूला झूल के बाद में ट्रैवल करता है। मैं वापस आऊंगी आपके पास, चर्चा को जारी रखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ सुजाता, क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली हैं ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजभवन पहुंची हैं। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर, जिस तरह से आमने सामने लगातार दिखाई दिया है राजभवन और ममता बनर्जी की सरकार, उसके बाद राजभवन में पहुंची है ममता बनर्जी मुलाकात करने के लिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है राजभवन पहुंचकर ममता बनर्जी ने। राजभवन में ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात की। बीजेपी ने, देखिए, तो मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल, वो जिनको वो लगातार निशाने पर लेती रही हैं, उनकी सरकार के तमाम मंत्री उन्हें निशाने पर लेते रहे हैं, राजभवन को लेकर अब मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। और जानकारी जैसे ही मिलेगी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम वापस रुख करते हैं अपनी चर्चा का। ये देखिए बड़ी बात है। पार्थ, आपसे जानना चाहूंगी मैं, ममता बनर्जी अभी खैर मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं राज्यपाल के पास, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में भी राज्यपाल को लेकर और तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर जिस तरह के हमले होते रहे हैं, क्या वो सही एग्जाम्पल सेट कर रही हैं? क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए लोकतंत्र में? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का सरकार का ये प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसा कि बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है, मतलब हिंदुस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो पसंद नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पसंद नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। आप देखिए, ये बीजेपी हमारा खिलाफ है, हम लोग बीजेपी का पॉलिटिकल ओपोनेंट है, लेकिन ये बात हम कतई नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बाहर का आदमी है। अगर वो होता तो ममता जी की ये उनका मत है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिन लोगों ने ममता जी को आगे बढ़ाया, वो लोग भी तो एक ही हिसाब से बाहर का आदमी होगा। तो ये बात तो सही नहीं है। हिंदुस्तान का अंदर में सभी आदमी को सभी जगह पर जाने का अधिकार है, इधर एक गणतंत्र है। लेकिन प्रॉब्लम जो हो रहा है, आप जो गुजरात मॉडल का जो बात किए थे, इसमें आप पहले ही जिससे शुरू किए थे आप बात, वो था
रिलीजियस ध्रुवीकरण के हिसाब से। आप देखिए 30-35 साल पहले जब बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था तब भी गुजरात पहले 3 लेकिन पार्थ मुखर्जी वो मौका किसने दिया? जो जिस व्यक्ति के खिलाफ बीजेपी ने 1985 में सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्तर पर विरोध शुरू किया, वो एक कुख्यात व्यक्ति था, वो एक अपराधी था और उसको संरक्षण मिल रहा था, तो क्यों नहीं बीजेपी उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगी? अगर उस व्यक्ति का नाम लतीफ है तो क्या वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक है, आपका बात सही है, हम लेकिन गुजरात का हालत बनाता मतलब उसको बता रहा है। आप देखिए 30-35 साल पहले गुजरात पहले 3 में थे, आज पहले 5 में है, 3 में नहीं है। और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तक किसी भी आप चीज ले लीजिए, लेकिन पार्थ जी वहां पर भी पहुंच जाएं, बाकी राज्य अगर वहां तक भी पहुंच जाएं तो क्या वो बड़ी बात नहीं है? और यहाँ हम गुजरात मॉडल विकास के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे थे, हम इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे कि कैसे बीजेपी ने वहां पर अपना राजनीतिक मॉडल खड़ा किया और उस राजनीतिक मॉडल को क्या वो पश्चिम बंगाल लाना चाहती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ले लेते हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी को ड्रामेबाज बताया है। कोलकाता में कतार में खड़ी ममता बनर्जी पर तंज कसा है। दिलीप घोष ने कहा है ममता करती हैं शुद्ध ड्रामा। स्वास्थ्य साथी स्मार्ट कार्ड के लिए खड़ी थी ममता बनर्जी और ये देखिए कतार में खड़ी ममता बनर्जी को लेकर अब दिलीप घोष ने हमला बोला है ममता बनर्जी पर, कहा है कि वो शुद्ध ड्रामा करती हैं और ड्रामा करने के लिए ही ये स्वास्थ्य साथी स्मार्ट कार्ड लेने के लिए कतार में जाकर खड़ी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और आइए अब ग्राफिक वॉल के जरिए आपको कुछ और नई जानकारी देते हैं, कुछ और बड़ी जानकारी देते हैं। ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ से मिलने के लिए पहुंची हैं, कतार में खड़ी थी, उस पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है। लेकिन क्या कहता है बीजेपी का आंतरिक सर्वे? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं बीजेपी दावा करती रही कि वो 200 पार जाना चाहती है पश्चिम बंगाल में। इस बार जो जादुई आंकड़ा है वो 148 का है, लेकिन बीजेपी का आंतरिक सर्वे क्या कहता है आइए वो आपको बताते हैं। बीजेपी ने जो अभी सर्वे कराया है पश्चिम बंगाल में, वो बीजेपी को देखिए किस तरह से सीटें दे रहा है। क्या कहता है बीजेपी का सर्वे? अब तक बीजेपी 120 सीट पर आगे है, ये बता रहा है ये सर्वे, जो आंतरिक सर्वे है। सत्ता के लिए 30 सीटें उसे और चाहिए क्योंकि 148 है मैजिक फिगर। आंतरिक सर्वेक्षण में 150 से 160 सीटें मिलेंगी ऐसा कहा गया है, लेकिन मिशन क्या है? मिशन है 200 प्लस का, ये मिशन है। तो दरअसल अभी ऐसा लगता है प्रशांत किशोर हालांकि ये चुनौती दे चुके हैं कि डबल फिगर में भी बीजेपी अगर आ जाएगी तो बड़ी बात होगी, वो छोड़ देंगे जो जिस राजनीति में वो अभी तक मौजूद हैं। तो 120 सीट पर आगे है अभी बीजेपी, 30 सीटें और चाहिए। आंतरिक सर्वेक्षण बता रहा है 150 से 160 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। एक और आइए ग्राफिक आपको बताते हैं। 9 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा कर सकते हैं इस पूरे मामले की जांच। ये जो आंतरिक सर्वेक्षण आया है इस पर अब रिपोर्ट बनेगी, इसके बारे में बातचीत होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। तो 9 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष इस पर मंथन करेंगे। प्रदेश नेतृत्व से नड्डा की सर्वेक्षण पर हो सकती है बात। जो सर्वेक्षण सामने आया है ये आंतरिक, इस पर अब बात होगी और इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है इसके बारे में बात की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपी जा सकती है ये रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट को 9 जनवरी को जब अध्यक्ष देख लेंगे जेपी नड्डा, उसके बाद इसे अमित शाह को भी सौंपा जा सकता है। रिपोर्ट देखकर अमित शाह और नड्डा आगे आने वाले वक्त की रणनीति को तैयार करेंगे, किस तरह से रणनीति को बदला जाए, क्योंकि 200 प्लस का लक्ष्य है लेकिन अभी वहां तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी। जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते हैं बंगाल का दौरा, जनवरी में ही अमित शाह भी जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल और जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जॉन बारला साहब, ये तो 200 प्लस तक आपका आंतरिक सर्वेक्षण भी नहीं दिखा रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? हम लोग 200 से ऊपर सीट जीत रहे हैं। अब देखिए ना, थोड़ा दिन का जनवरी महीने का बाद में आपको पता चलेगा, 1 महीना के बाद में पता चलने लगेगा कि हम लोग 200 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 2021 में। आप ये मान लीजिए। नहीं, लेकिन आंतरिक सर्वेक्षण तो आपका बता रहा है अभी 150 से 160 तक आप पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता काम कर रही है, क्या 2019 में भी तो बोला था, टीएमसी का जितना नेता बोला था 42 से 42, सब बोले थे कि हम लोग 42 से 42 नहीं होगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे बोला था, लेकिन कहाँ राजनीतिक छोड़ा? ठीक है, आया तो हम लोग 18। सुजाता मुस्कुरा रही है इस पर। सुजाता, आप कह रहे हैं कहीं नहीं है बीजेपी, चुनौती देखिए 150 से 160 उनका आंतरिक सर्वे दिखा रहा है, 120 सीटों पर उनको बढ़त अभी भी मौजूद है उनका जो लोकसभा में प्रदर्शन था उसके आधार पर।
मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, 200 पार ये बीजेपी का सपना ही रह जाएगा। सपना हमेशा खूबसूरत होता है और सपना देखने के लिए कभी टैक्स नहीं लगता है। हमारा देश में भी टैक्स नहीं लगता है सपना देखने में लिए, और सपना हमेशा खूबसूरत होता है। तो वो खूबसूरत सपना भाजपा के लोग देखे कि 200 पार नहीं, वो 294 मिल गया, वो ये सपना देखे हम तो बोल रहे हैं। लेकिन फिर से सत्ता में थर्ड टाइम के लिए वेस्ट बंगाल की मसनद में तृणमूल कांग्रेस ही आएगा और उसका चीफ मिनिस्टर हमारी ममता दीदी बनेगा। ये देखने के लिए हम लोग जब शपथ लेगा तब लोग भाजपा वाले को हम लोगों को अभी से न्योता है। अवनी जयेश जी 150 160 तो छोड़िए, अगर 100 पार होगा भाजपा को तो यही बड़ी बात है। मगर 100 तो मान रही हैं, खराब अब 99 तक कोई कह रहा था, वो 100 तक कह रही हैं। जी बताइए अपनी जी। सुमेरा 150 और 60 में भी बहुमत मिल जाता है। मिशन 200 पार है, मिशन 200 पार है। मिशन होता है जब चुनाव के समय आ जाता है। आज से या साल भर पहले से जो मिशन जो संकल्प किया है, जो टारगेट रखा है, जो लक्ष्य रखा है, वो 200 पार का है। आज की डेट तक 150 160 अगर बीजेपी का आंतरिक सर्वेक्षण कह रहा है तो 200 पार करने में निश्चित रूप से कहीं कोई किसी तरीके की किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह कि बंगाल की जनता ने संकल्प कर लिया है कि वो हिंसा की राजनीति के खिलाफ वोट देगी। बंगाल का भद्रलोक जो है वो अब हिंसा को स्वीकार करने वाला नहीं। उसने कांग्रेस की हिंसा के खिलाफ वामपंथियों को सत्ता दी, वामपंथियों की हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी को सत्ता दी, और अब ममता बनर्जी की हिंसक राजनीति के विरोध में जाकर के बंगाल का भद्रलोक बीजेपी को सत्ता के शिखर तक, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाला है। ये बात बिल्कुल, दिस इज रिटन ऑन द वॉल। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पार्थ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, पार्थ जी आप कहाँ हैं इसमें? 150 से 160 दिखा रहा है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी यानी कहीं रेस में भी नहीं होगी क्या इस बार? दिखाने दीजिए ना, ये तो अपना अपना हिसाब है। देखिए बात है ये 150 200 सत्ता ये सब बातों में जो असली जो मुद्दे है ना वो एकदम बाहर नहीं आपका कोई आंतरिक सर्वे आया है? समस्या हो रहा है। आपका कोई आंतरिक सर्वे आपने किया हो अभी? अगर अपना नहीं, हम आंतरिक सर्वेक्षण अभी तक आप कभी सुने होंगे नहीं है। हम लोग नहीं करता ऐसा। अच्छा। ये तो हवा उठाने के लिए करता है। ये सब बात छोड़िए, ये 5 महीना बाद देखा जाएगा, असली मैदान में देखा जाएगा। हम जो पहले जो किया था, जो बोले थे कि कांग्रेस और वाम का बातचीत चल रहा है और हम लोग एकदम कगार पर खड़ा है, हमारा जोट होने वाला है, जोट होके रहेंगे, और जो तृणमूल के खिलाफ है और जो बीजेपी का भी खिलाफ है, ये दोनों ठीक है सुजाता के अंदर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हमारा साथ आएगा। हम सुजाता आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन 150 से 160 अगर बीजेपी को मिल रहे हैं, 148 ही है मैजिक फिगर, तो सरकार तो वो आराम से बना लेंगे। मिशन उनका 200 प्लस का है, लेकिन क्या वाकई फिर हवा ऐसी बह रही है जो ममता बनर्जी के विरुद्ध है और बीजेपी के पक्ष में? मैं आज आपकी टीवी चैनल में बोलते जा रही हूँ, आप डेट एंड टाइम लिख लीजिए और मेरा नाम भी लिख लीजिए कि भाजपा का ये सपना ही रह जाएगा। पश्चिम बंगाल की सत्ता पश्चिम बंगाल की जनता का भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं देगा। वो सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा और फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता में ममता ही आएगा। ये आप लिख लो। हाँ, पश्चिम बंगाल की जनता ममता के साथ है, ममता दी। लेकिन सुजाता क्या सौमित्र खान बीजेपी का मिशन पूरा कर देंगे? वो उसको जाके अगर आप पूछेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं मेरी बात बोल सकती हूँ। वो खुद भी एक एडल्ट पर्सन है, उसका बात वो बोले वही अच्छा है। और सबसे बड़ी लेकिन आपकी पार्टी के लोगों के बारे में तो आपको बोलना चाहिए। आपकी पार्टी से भी उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो है। भाजपा बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। नहीं, लेकिन ये तो दावा तो बीजेपी भी बहुत कुछ कर रही है। दावा आप कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी से पार्थ जी बैठे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। दावा तो टीएमसी ही नहीं, सीपीएम भी दावा कर रही है। अपनी जय जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुजाता सौमित्र खान पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस तो कहीं ना 3 में ना 13 में कहीं है ही नहीं। कांग्रेस तो कोई दावा कर ही नहीं रही। सुजाता, सौमित्र खान क्या मिशन पूरा करेंगे बीजेपी का? वो उसको जाके पूछिए, अच्छा होगा। वो उसका पार्टी का आंसर वो ही देगा तो वही अच्छा होगा। मैं मेरे हिसाब से बोल सकती हूँ, मेरे पार्टी के लिए बोल सकती हूँ। उसका पार्टी का व्यापार, उसका जो मतलब है वो आपको उसको जाके जॉन बारला इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जॉन बारला,
सुजाता बहन 2019 में बीजेपी का मन से खड़े होकर बोली थी दीदी करप्शन है, दीदी को 2019 में उखाड़ के फेंकूंगी। आज किस मुख से बोल रही है दीदी अच्छी है, भली है, सब काम कर रही है? किस मुख से बोल रही है? किस मुख से बोल नहीं रही तो है? फिर जॉन बारला जी, ऐसे तो आपकी बीजेपी का पार्टी में भी खड़ा बहुत से होकर ऐसे लोग अब आ चुके हैं टीएमसी की तरफ से, जो पहले बहुत कुछ उन्होंने कहा होगा बीजेपी के लिए। तो अब ये तो हम पश्चिम बंगाल में बात ना ही करें तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि अब यही समझ में नहीं आ रहा है कौन किस दल में कब था। इसे याद रखना पड़ता है कि कब कौन किस दल में था और अब किस दल में है। लेकिन फिलहाल दिलचस्प बहुत होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। टीवी9 भारतवर्ष लगातार बड़ी कवरेज पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर करता रहेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, कानून और सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।